वेलकम बैक। ये है AI दास्तान, जहां हर कहानी एक नई दुनिया पैदा करती है। आज हम तारीख के एक ऐसे किरदार की कहानी सुनेंगे जिनका नाम फतूहात के साथ जुड़ा है, लेकिन जिनका अंजाम एक गहरा अलमिया है। हम बात कर रहे हैं मूसा बिन नसीर की, जिनकी जिंदगी उरूज और ज़वाल की एक हैरत अंगीज दास्तान है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अजीम फातेह, जिसने सल्तनत की सरहदें एक नए बर्र-ए-आज़म तक फैला दी, उसका अंजाम गुमनामी और गुर्बत में हो? यही वो तज़ाद है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मूसा अफ्रीका के फातेह बने, फिर अंदलस की दहलीज पर पहुंचे, तारिक और मूसा की मुश्तरका मुहिम की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे वो अपने उरूज से दिमश्क पहुंचे, जहां खलीफा का गज़ब उनका मुंतज़र था, और आखिर में तारीख ने उनके बारे में क्या फ़ैसला सुनाया। तो कहानी शुरू होती है शुमाली अफ्रीका से। ये वो दौर था जब इस इलाके में हर तरफ बगावतें थीं और उमवी खिलाफत के लिए उसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे में मूसा बिन नसीर को वहां का गवर्नर बनाकर भेजा गया। अच्छा, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि मूसा बिन नसीर आखिर थे कौन। वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, जी नहीं, वो एक बेहतरीन मुंतज़िम और एक दूर अंदेश सियासतदान भी थे। उन्होंने ही शुमाली अफ्रीका में मुस्लिम हुकूमत को हकीकी मानों में मुस्तहकम किया और फिर अंदलुस के फतह की राह हमवार की। अब इनकी कामयाबी का राज क्या था, खास तौर पर बर्बर कबाइल के साथ? उन्होंने सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिफारतकारी को तरजीह दी। बागी कबाइल के सरदारों से बात की, उन्हें इंतजामिया और फौज में अहम ओहदे दिए और मुश्तरका अकीदे की बुनियाद पर उन्हें मुत्तहिद किया। यहाँ तक कि तारिक बिन ज़ियाद जैसे अजीम कमांडर को क़ियादत सौंप दी, जो खुद भी एक बर्बर थे। तो जब शुमाली अफ्रीका में अमन कायम हो गया और वो खिलाफत का एक मजबूत हिस्सा बन गया, तो मूसा की नज़रें समंदर के पार गईं, यानी जज़ीरा नुमा आइबेरिया पर। उस वक्त वहाँ विज़िगोथिक सल्तनत की हुकूमत थी, जो अंदरूनी लड़ाइयों और साजिशों की वजह से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ मूसा की फौज थी, जो मुत्तहिद थी, जिसके हौसले बुलंद थे और जिससे मुकामी मदद भी हासिल थी। दूसरी तरफ विज़िगोथिक बादशाह थी, जो अंदरूनी तौर पर टूटी भी थी, हुक्मरान गैर मकबूल था और अवाम बेचैन थे, यानी हालात हमले के लिए बिल्कुल साजगार थे। और फिर वो तारीखी मुहिम शुरू हुई, जिसने यूरोप के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। ये सब एक छोटे से फौजी दस्ते के साथ शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ये तारीख की सबसे तेज़ रफ्तार फतूहात में से एक बन गई। इस फतह के चंद बड़े मराहिल थे। सबसे पहले 711 में तारिक बिन ज़ियाद 7,000 के लश्कर के साथ उतरे। फिर वादी लक्का की मशहूर जंग में उन्होंने बादशाह रोड्रिक की बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी। इसके बाद तो जैसे शहरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए, और फिर 712 में मूसा बिन नसीर खुद एक बड़ी फौज लेकर पहुंचे ताकि फतह को मुकम्मल किया जा सके। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन बात यह है कि मूसा का मंसूबा सिर्फ स्पेन तक महदूद नहीं था। उनका ख्वाब तो इससे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि स्पेन से मार्च करते हुए पूरे यूरोप को फतह करें और कुस्तंतुनिया से होते हुए ज़मीनी रास्ते से इस नई सल्तनत को दमश्क से मिला दें। ये उनकी सोच की वुसअत को जाहिर करता है। तो उस वक्त मूसा बिन नसीर अपनी ताकत और कामयाबी के उरूज पर थे। खिलाफत के लिए यूरोप का एक पूरा सूबा फतह हो चुका था और हर तरफ उनकी फतह के चर्चे थे। ऐसे में उन्हें दारुल हुकूमत दिमश्क से बुलावा आया। ये बुलावा खलीफा अल वलीद की तरफ से था, जो मूसा के बड़े हामी थे। बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था, एक फातेह की शानदार वापसी, जहां उन्हें अपनी कामयाबियों का सिला मिलना था। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा होना चाहिए था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मूसा अभी दमिश्क के रास्ते में ही थे कि वहां सियासत की बिसात उलट गई, ताकत की हवाएं बदल गईं और उनके शानदार इस्तकबाल की बजाय एक खौफनाक ज़वाल उनका मुंतज़िर था। ज़रा देखें कि सब कुछ कितनी तेज़ी से बदला। मूसा ने सफ़र शुरू किया ही था कि खलीफा वलीद का इंतकाल हो गया। नया खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल-मलिक बना, जो मूसा का दुश्मन था। जब मूसा दिमश्क पहुंचे तो उनका इस्तकबाल नहीं बल्कि सरेआम तज़लील की गई। उनसे उनका ओहदा, उनकी दौलत, सब कुछ छीन लिया गया। इस पर भी बस नहीं, उनके बेटे अब्दुल अजीज़ को, जो स्पेन में उनका जानशीन था, कत्ल करवा दिया गया। और आखिरकार 716 में मूसा खुद गुर्बत और गुमनामी की हालत में इस दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक लम्हा शायद वो था जब उनके सामने उनके अपने ही बेटे का कटा हुआ सर पेश किया गया। इस वक्त उनकी ज़बान से जो अल्फाज निकले वो उनके टूटे हुए दिल की गवाही देते हैं। तुमने एक ऐसे नौजवान को कत्ल किया जो रात को इबादत करता था और दिन में रोज़ा रखता था। तो एक तरफ तो मूसा का ये अलमनाक ज़ाती अंजाम है, लेकिन दूसरी तरफ
تاریخ کا فیصلہ ہے۔ ان کی ذاتی زندگی چاہے جیسی بھی ختم ہوئی ہوں، ان کے کام نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو تاریخ موسیٰ بن نصیر کو کیسے یاد رکھتی ہے؟ ان کے ذاتی انجام سے بڑھ کر ان کی میراث کو یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اندلس میں جس تہذیب کی بنیاد رکھی وہ 800 سال تک قائم رہی، ایک ایسا معاشرہ بنایا جو علم، سائنس اور فن کا مرکز بنا۔ اور ان کی اپنی کہانی وہ ہمیشہ اس بات کی مثال رہے گی کہ طاقت کتنی ناپائیدار ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم ایک سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کسی تاریخی شخصیت کو کس چیز سے پرکھتے ہیں، ان کے ذاتی سفر اور انجام سے، یا اس میراث سے جو وہ دنیا کے لیے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے مختلف ہو۔